हेलो फ्रेंड्स। सो हमारे हिंदू लॉ मैरिज एक्ट 1955 की जो लेक्चर सीरीज़ चल रही थी, आज उसका वो फिफ्थ लेक्चर है। सो बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी डाइवोर्स के ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ, बहुत ही हम लोग ओवरव्यू लिया था। आज हम कवर करने वाले डिटेल लेक्चर, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें रिगार्डिंग डाइवोर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन विद सम केस लॉज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज लेक्चर. So, the concept of divorce is discussed under the section 13 of the Hindu Marriage Act. So, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये हिंदू मैरिज एक्ट किस किस पर्सन पे एप्लीकेबल है. सो हमारे यहाँ डेफिनेशन क्या है हिंदूज़ की, हु आर एग्जैक्टली द हिंदूज़. सबसे पहले वो समझते हैं. देखिए इसमें लिखा है अकॉर्डिंग सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. Section 2 Clause 1 of the Hindu Marriage Act 1955, individual professing the following religions are covered under the ambit of Hindus. तो ये सब रिलीजन्स को फॉलो करने वाले पर्सन को हम लोग क्या मानते हैं, वी कंसीडर देम टू बी हिंदू. सो सबसे पहले अ पर्सन इज हिंदू बाय अ रिलीजन विच इंक्लूड द वीराशैव और लिंगायत. सो बेसिकली ये दो रिलीजियस सेक्ट हैं जो कि आइडेंटिकल तो नहीं है बट सिमिलर है. कुछ कैरेक्टरिस्टिक दोनों की सिमिलर है. लाइक कुछ जैसे वीराशैव हमारा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट करता है, हाँ, और इक्वालिटी को, एथिक्स को, वर्क एथिक्स को, शेयरिंग को प्रमोट करता है. हाँ, ये जो वीराशैव ग्रुप्स होते हैं उनके जो वर्शिप करते हैं वो लॉर्ड शिवा की रिस्पेक्ट करते हैं या फिर उनकी आराधना करते हैं. और वही वीराशैव दो वर्ड से बना है. पहला वीरा जिसका मतलब होता है हेरोइक, पावरफुल, एनर्जेटिक, और शैव मतलब होता है द फॉलोअर्स ऑफ शिवा, जो शिव को फॉलो करते हैं. द टर्म एग्जिस्टेड में बिफोर. तो ये सब फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स हैं रिलीजियस ग्रुप को डिवाइड नहीं है. ये एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे बिलीव करने वाले दो सेक्ट्स हैं जिनको हिंदू कंसिडर किया गया है, ठीक है. जो फॉलोअर्स होते हैं ब्रह्मा और प्रार्थना और आर्य समाज को, ये पर्टिकुलर सेक्ट्स हैं जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं, जिनके अपने पर्सनल ओपिनियंस हैं, अपने पर्सनल वैल्यूज़ हैं. जो भी पर्सन हिंदू, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं और जैन हैं, उनको भी हिंदू माना जाता है. जो भी पर्सन हमारे टेरिटरी में, इंडिया के ये जो बाउंड्री में उसमें बिलोंग करते हैं, जहाँ पर रहते हैं, उनको भी हिंदू कहते हैं. लेकिन इन सब को हटा के मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जियो रिलीजन्स को छोड़ के बाकी सभी हिंदूज हैं जो यहाँ पर रिसाइड करते हैं, ठीक है. एनी चाइल्ड रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही और सी इज़ लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बॉर्न टू पेरेंट्स हु आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन. कोई बच्चा जो भले वो इलेजिटिमेट है या लेजिटिमेट है, चाहे वो वॉइड मैरिज से हुआ या वॉइडेबल मैरिज से हुआ है, वो अगर हिंदू पेरेंट्स से बॉर्न हुआ है, हिंदू से, लाइक बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, उन्हें हिंदू कहा जाएगा, ठीक है. किसी की भी वन ऑफ द पेरेंट हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, हु इज़ ब्रॉट अप बाई मेम्बर ऑफ सच रिलीजन, जैसे कि मम्मी और पापा में से कोई भी अगर बुद्धिस्ट रिलीजन का है या जैन रिलीजन का है और उनकी ब्रॉड अपब्रिंग और उनकी जो अपब्रिंगिंग भी उसी तरीके से हुई है, तब भी हम लोग मानेंगे वो हिंदू है. अनदर पर्सन हु कन्वर्ट रिकन्वर्ट टू हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन, जो भी इन सभी रिलीजन्स में कन्वर्जन के थ्रू है वो भी हिंदू है, एज पर द डेफिनेशन डिस्क्राइब द सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. तो ये बेसिक्स था हमारा हिंदू कौन है. तो इन्हीं में डाइवोर्स के ग्राउंड्स को हमारा अप्लाई होगा. तो नेक्स्ट हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवोर्स इन द मॉडर्न टाइम. एंशिएंट टाइम पे वी नो दैट इट्स कंसिडर्ड टू बी सैक्रामेंटल यूनियन ऑफ टू पीपल, बट द मॉडर्न लॉ ऑन डाइवोर्स ऑन द अदर ब्रॉड मैनी चेंजेस ऑफ द मैरिज वॉज परसीव्ड. जिस तरह पहले के टाइम पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैरिज को देखा जाता था, उसका जस्ट अपोजिट आज के मॉडर्न टाइम में देखा जाने लगा. सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट डील्स विद द डाइवोर्स एंड इट्स ग्राउंड. सेक्शन 13 हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का बात करता है डाइवोर्स क्या है, कैसे क्या है, और उसके क्या क्या ग्राउंड्स हैं. डाइवोर्स इज नो लॉन्गर अननोन टू पीपल एंड कपल्स कैन सीक डाइवोर्स ऑन एनी ग्राउंड इन्यूमरेटेड इन द एक्ट. इस एक्ट में जो भी ग्राउंड दिए गए उसके थ्रू कोई भी कपल जाके डाइवोर्स ले सकता है. However, the object of the court legislation has always been to represent the institution of marriage. तो मैरिज को इतना पायस, इतना प्रेशियस इंस्टीट्यूशन माना जाता है कि कोर्ट हमेशा ये चाहता है कि इसको प्रिजर्व किया जाए, कि शादी बच जाए. बट some of the reason through which it's become difficult to reconcile the marriage. Section 14 of the Act provided no petition for divorce can be filed by either of the parties to a marriage within 1 year of the marriage. मतलब शादी के 1 साल के अंदर कोई भी पिटीशन नहीं फाइल करेगा रिगार्डिंग द डाइवोर्स. शादी को तोड़ने के लिए पिटीशन नहीं डाल के जाएगा विद इन 1 ईयर ऑफ द मैरिज. भाई ये नहीं हो सकता ना कि अभी शादी ही हुई, 1 साल हुआ ही नहीं कि आप डाइवोर्स फाइल कर दिएगा बिना आप उस बॉन्ड को बनाएं, ठीक है. द रिलेशनशिप ऑफ बॉन्ड बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ विच वॉज वंस कंसिडर अनब्रेकेबल. एक समय पर जिस बॉन्ड को अनब्रेकेबल कहा जाता है, जो कभी टूट नहीं सकता था, हैज चेंज विद द टाइम. अब वो समय के साथ साथ बदल रहा है. दे कैन नॉट बी सेपरेट वे ऑफ डाइवोर्स. अब डाइवोर्स के थ्रू सेपरेट हो सकते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ द रीमैरिज, और रीमैरिज का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ है. अब लोग दोबारा जाके शादी भी कर सकते हैं. अब हम लोग पढ़ते हैं
मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये इंट्रोड्यूस होने के बाद म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेना लीगल है। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इट इज़ क्लियर विजिबल देयर इज डिफरेंस इन द पर्सपेक्टिव एंड थॉट प्रोसेस रिगार्डिंग द ओल्ड हिंदू लॉ एंड द मॉडर्न लॉ। पहले के टाइम पे और अब के टाइम पे बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया लोगों को रिगार्डिंग मैरिज। पहले अनकोडिफाइड फॉर्म में था, कोई भी इसको डिस्क्राइब एकदम कोडिफाइड फॉर्म में नहीं लिखा गया था। ठीक है, तब क्या होता है, हिंदू लॉ डिड नॉट रिकॉग्नाइज डाइवोर्स, तब डाइवोर्स कोई कॉन्सेप्ट था। बट मॉडर्न लॉ ऑन द अदर हैंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इफ टू पीपल आर हैप्पी विद ईच अदर। और हमारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या है, अगर दो पीपल साथ हैप्पी नहीं है दे कैन अप्लाई फॉर डाइवोर्स। बट एट दैट टाइम कि मैरिज जब तक मतलब जब तक आपकी लाइफ है, आपको इस बॉन्ड को चलाना होगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, अभी जो अमेंडमेंट बिल आया था 1976 में, फॉलोइंग चेंजेस थे। इट इंट्रोड्यूस अन्य प्रोविजन 1976 के जो अमेंडमेंट आया था मैरिज बिल को रिगार्डिंग, उसमें क्या क्या चीज़ें मतलब ऐड की गई थी। इसने एक प्रोविजन ऐड किया था डाइवोर्स का म्यूचुअल कंसेंट से। ठीक है, 13B हमारा बात करते थे। अंडर सेक्शन 90 ऑफ द बर्डन टू प्रूव that there exists a reasonable cause for the withdrawal from the society of another spouse is on the one who withdrew। ठीक है, एक जो सेक्शन 9 हमारा बात करता है कि वो जो बर्डन है प्रूव करने का कि कोई एक रीजनेबल हमारा रीज़न था सोसाइटी से विड्रॉ करने का, इज ऑन वन हु विड्रॉ, तो ये उस पर लागू होगा जो विड्रॉ करेगा। फर्दर अंडर सेक्शन 10 पार्टीज कैन सीक जुडिशियल सेपरेशन ऑन द ग्राउंड्स। 9 में क्या बात किया गया कि हु विल प्रूव द बर्डन, कि प्रूव करने का जो बर्डन किस पर लाई करता है। सेक्शन 10 में बात करता है पार्टीज कैन सीक जुडिशियल सेपरेशन ऑन द ग्राउंड मेंशन अंडर सेक्शन 10 हमारा बताता है कि किस किस ग्राउंड पे जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं अंडर द सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट, विच मीन्स सेक्शन 13 तो हमारा बात करता है ग्राउंड्स पे कि कौन कौन से ग्राउंड पे डाइवोर्स लेना पॉसिबल है। और सेक्शन 10 हमारा ये अलाउ करता है, ये हमें परमिशन देता है कि जुडिशियल सेपरेशन भी ले सकते हैं सेक्शन 10 ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड विच इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। इट इज ऑल्सो एड इंपॉर्टेंस एज अ ग्राउंड फॉर डिक्लेयरिंग मैरिज। इंपॉर्टेंस को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया गया था। इट इज इन कैपेसिटी टू कैरी आउट द प्रोसेस विच इज एसेंशियल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड। बच्चे की मतलब बच्चे को मतलब वो जो सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफिल करने की कैपेसिटी ना होना भी ग्राउंड माना जा सकता है डाइवोर्स का। ठीक है, इट ऑल्सो एडेड इंपॉर्टेंस एज द ग्राउंड फॉर डिक्लेयरिंग अ मैरिज वॉइडेबल एंड रिन्यूड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। 12 के तहत आप इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकते हैं। ठीक है, आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1976 सिंगल वॉलंटरी एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अदर पर्सन देन द स्पाउस इज वैलिड ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। देखिए 1976 के बाद एडल्ट्री एक ऐसा ग्राउंड था कि अ सिंगल वॉलंटरी एक्ट, एक ही बार अगर आपने आउटसाइड मैरिज एंड ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जो कि हमारी मॉरलिटी को मतलब समझे, ये जो मैरिज की फाउंडेशन होती है वो होती है ट्रस्ट, उसको अगर आपने ब्रेक किया देन इट कैन बी कंसिडर वैलिड ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। अब अक्सर लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि जैसे कि एक पार्टनर है मेल, ठीक है, दूसरी पार्टनर है फीमेल, उसमें से फीमेल ने भी चीट कर दिया और मेल ने भी चीट कर दिया, बोथ ने कमिट किया अडल्ट्री, क्या तब वो इस ग्राउंड पर डाइवोर्स ले सकते? ऑफ कोर्स नॉट। एट दैट मोमेंट both are committing the same offense, then there is no valid ground to take divorce on the basis of just adultery. At that case they can ask for divorce on the basis of mutual consent. Mutual consent के थ्रू वो divorce ले सकते हैं, but adultery cannot be granted that time. It has reduced the time period for the compliance of decree of restitution of conjugal rights to 1 year, and if the decree is not complete with the parties can seek the divorce. देखिए इसमें क्या बात किया सेक्शन 9 में हमने बात किया था कि अगर कोई भी स्पाउस, ठीक है, वो सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, और वो अपने मैरिटल पार्टनर के साथ रहने के लिए मना कर देता है, ही स्टॉप्स लिविंग विद दी पार्टी लिविंग द पर्सन विद हुम ही इज़ मैरिज, हाँ, विदाउट कोई बिना रीज़न दिए कि भाई मैं क्यों अलग रह रहा हूँ, हाँ, वो रिफ्यूज़ कर देता है सारे मैरिटल कोहेबिशन को कंटिन्यू करने के लिए, मतलब ही अपने आप बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड से वो मैरिटल कोहेबिशन को कंटिन्यू करने के लिए रोक देता है या ख़त्म कर देता है, सोसाइटी से विड्रॉ कर देता है। ठीक है, अब विदाउट अगर अदर स्पाउस ने फाइल किया एक पिटीशन कोर्ट में जाकर किस चीज़ के लिए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जिगल राइट्स, ठीक है, अगर वो जाके कोर्ट में फाइल करता है कि इफ़ द कोर्ट अग्रीज और वो डिक्री पास करता है, ये डिसी ऑर्डर पास करता है किस चीज़ के लिए, फॉर दी स्पाउस टू रिज्यूम लिविंग टुगेदर, मतलब अगर जो स्पाउस ने विड्रॉ किया था सोसाइटी से अंडर सेक्शन 9, ठीक है, अगर वो विड्रॉ कर देता है बट नहीं रहता, बट अगर कोर्ट में जाके अपोजिट पार्टी जाके पिटीशन डायल करती है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, और अगर कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि तुम साथ रहना स्टार्ट कर दो, बट फिर भी वो 2 साल के अंदर अगर नहीं, पहले क्या था 2 साल का टाइम पीरियड था, बट अब इसको चेंज करके 1 ईयर कर दिया गया, मतलब विद इन 1 ईयर अगर वो नहीं रहता है तो अंडर सेक्शन
13(1) सबसेक्शन इसके तहत, मतलब 13 क्लॉज ए सबसेक्शन सेकेंड के तहत वो क्या कर सकता है, डाइवोर्स ले सकता है. लिसन टू मी केयरफुली. आइदर पार्टी टू अ मैरिज में प्रेजेंट अ पिटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स. ठीक है. इफ देर हैज़ बिन नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट एज बिटवीन द पार्टी फॉर, अगर एक साल के अंदर वो लोग नहीं कंटिन्यू करते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को, देन कोर्ट ये फाइल कर सकता है डिक्री किस चीज़ के लिए, डाइवोर्स के लिए. तो यही बता रहा है कि इट हैज़ रिड्यूस द टाइम पीरियड फॉर द कंप्लायंस और डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट टू 1 year. इफ द डिक्री इज नॉट कंपाइल्ड विद द पार्टीज कैन सीक डाइवोर्स. अगर वो कंटिन्यू नहीं करते रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल देन इट कैन बी आस्क्ड एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स. एक केस लॉ है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बेसिक से पढ़ेंगे. सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार. ये केस था. इसमें क्या होता है ना, इसमें रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एक वैलिड कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी इस बारे में पता चला था कि इसके थ्रू एक प्रिजर्व मैरिज का प्रोविजन था कि ये किसी भी तरह की प्राइवेसी को वायलेट नहीं करता है. ऑन द अदर हैंड इट हेल्प्स इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज. तो ये था हमारा. इट इंट्रोड्यूस बेस्टैलिटी एज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स स्पेशली अवेलेबल टू द वुमेन अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 2 ऑफ दैट. बेस्टैलिटी मतलब होता है कि एनिमल्स से किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्टिविटी कमिट करना. ठीक है. इट्स अ वैलिड ग्राउंड. अगर आफ्टर मैरिज कोई पर्सन अडल्ट्री इस टाइप के केसेस को कमिट करता है, ठीक है, देन भी एक वैलिड ग्राउंड है डाइवोर्स का. फर्दर इट इज ऑल्सो गिव द ऑप्शन ऑफ रेपुडिएटिंग द मैरिज टू वुमेन इफ सॉल्मनाइज बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 15 years. तो इसका भी प्रोविजन है कि अगर किसी भी वुमेन की शादी बिफोर 15 years के पहले, मतलब बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 15 अगर शादी की जाती है तो बाद में जाके उसको डाइवोर्स, इसको आप पिटीशन फाइल करके डाइवोर्स ले सकते हैं. ठीक है. अब डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे कि किस किस बेसिस पे क्या क्या थ्योरीज हैं डाइवोर्स की. देखिए, अंडर दिस थ्योरी मैरिज कैन बी एंडेड व्हेन वन पार्टी टू मैरिज रिस्पॉन्सिबल लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस डन अगेंस्ट अनदर स्पाउस. किसी भी तरह का मैट्रिमोनियल फॉल्ट थ्योरी मतलब गलती करोगे तो सज़ा मिलेगी. सज़ा में क्या मिलेगी, डाइवोर्स मिलेगा. अगर किसी ने भी किसी भी तरह का ऑफेंस कमिट किया है, लाइक किसी एक स्पाउस ने फॉल्ट कमिट किया है, लाइक डिजर्शन का. ठीक है. डिजर्शन हमने पहले के लेक्चर में पढ़ा है. ठीक है. क्रुएल्टी का, अडल्ट्री का. तो दीज आर द वैलिड ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स. जिसने गलती की वो स्पाउस गिल्टी होता है. जिसका नुकसान हुआ, जिसने अग्रीव पार्टी थी, उसे इनोसेंस बोल जाता है. जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ को मारता है, ठीक है, तो क्रुएल्टी है, तो वाइफ इनोसेंट है, वो फॉल्ट थ्योरी के बेसिस पर डाइवोर्स ले सकती है. जब तक किसी भी तरह का फॉल्ट नहीं होगा तब तक डाइवोर्स नहीं मिलेगा. एंड अब म्यूचुअल कंसेंट के अंदर द मैरिज कैन बी डिसॉल्व बाय म्यूचुअल कंसेंट. बोथ द स्पाउस अपने आप से तय करते हैं कि ऑफ कोर्स आफ्टर म्यूचुअल कंसेंट दे कैन बी ईजिली टेक डाइवोर्स. देखिए, इसको बहुत सारे फिलोसफर्स को क्रिटिसाइज करते हैं दिस कॉन्सेप्ट इज इमोरल. अब बहुत इससे क्या होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी डाइवोर्स होते हैं, तो ये वैलिड नहीं माना जाता फॉर द डाइवोर्स. अब हम लोग पढ़ते हैं irretrievable breakdown. According to this theory, the dissolution of marriage happens due to the failure of the matrimonial relationship. The divorce can taken by the spouse as a last resort when both of them are not able to live together. अगर वो ऐसा bond which is unable to be continue, ठीक है, साथ रहना मुश्किल है. देखिए, जो कॉन्सेप्ट है irretrievable breakdown में, इसमें क्या होता है, इस थ्योरी में के हिसाब से जब शादी मतलब जो मैरिज होती है वो इतनी टूट जाए कि दोबारा उसे जोड़ना पॉसिबल ही ना हो. देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंसाइलेशन. टू डाइवोर्स मिल सकता है चाहे किसी की भी गलती हो. जब हस्बैंड वाइफ के बीच किसी भी तरह का ट्रस्ट और ये सब खत्म हो जाता है तो मैरिज ब्रोकन हो जाती है. मैरिज डन, नो पॉइंट फोर्स इन कंटिन्यू. यहाँ फॉल्ट देखने की ज़रूरत नहीं, बस ये प्रूव करना है कि शादी का पर्पस खत्म. हस्बैंड, फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ 10 साल से अलग रह रहे हैं, ठीक है, बोथ आर लिविंग अपार्ट फॉर द 10 years. ठीक है. तो कोर्ट ने कहा रिलेशनशिप परमानेंटली ब्रोक हो चुके तो डाइवोर्स ग्रांट कर दो. सिंपली नो फॉल्ट की कोई ज़रूरत नहीं. इसमें क्या होता है, इसको ईजिली ब्रेकडाउन के बाद दे दिया जाता है. अब हम लोग पढ़ेंगे डाइवोर्स. अभी हिंदू मैरिज एक्ट के तो डाइवोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है. कुछ प्रोविजन दिए गए हैं. व्हेन द स्पाउस डाइवोर्स, वो डाइवोर्स अपील कर सकता है डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज इन द कोर्ट फॉर लॉ. किस चीज़ के लिए, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी मैरिज द मैरिटल रिलेशन नीड टू नॉट टू बी सराउंडेड बाय एवरी सिपर टू कॉज द स्पेसिफिक डाइवोर्स परमिट ओनली फॉर द ग्रेव रीजन. किसी ग्रेव मतलब एक भारी भरकम सीरियस ग्राउंड्स पे डाइवोर्स दिया जा सकता है. आप हर दिन जाके नहीं कहते इन्होंने आज लड़ाई की तो आज मैं डाइवोर्स चाहती हूँ, ऐसा नहीं होता है. कोई वैलिड ग्राउंड, पावरफुल ग्राउंड ही होना चाहिए. हिंदू मैरिज एक्ट इज बेस्ड ऑन द फॉल्ट इन विच वन अग्री पार्टी. फॉल्ट थ्योरी पे बेस्ड है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट. जस्ट बिकॉज किसी एक पार्टी की गलती होती है तो दूसरा पार्टी जिसको नुकसान हो वो जाके कोर्ट में केस फाइल करता है और डाइवोर्स एज रेमेडी प्रोवाइड करते हैं. 13 clause 1 कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ द लॉ एंड सीक द रेमेडी ऑफ द डाइवोर्स. सेक्शन 32 clause 2 प्रोवाइड अ ग्राउंड ऑन विच ओनली द वाइफ कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ द लॉ एंड सीक द रेमेडी ऑफ द डाइवोर्स. देखिए, सेक्शन 13 clause 2 सिर्फ वाइफ को प्रोवाइड होता है. ठीक है. किस चीज़ के लिए, अब देखिए सेक्शन 13 clause 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या बारे में बात करते हैं.
हमारा जो 13 क्लॉज 2 है वो कुछ ही मेजर ग्रेव इशू से बात करता है, जो कि हमें सिर्फ एक वाइफ को ही इन सब ग्राउंड्स पर डाइवोर्स लेने की आज़ादी मिलती है, सिर्फ राइट्स मिलते हैं। सबसे पहले क्या होता है ना कि सबसे पहला जो पॉइंट है 13 सबसेक्शन 2 क्लॉज फर्स्ट, मतलब 13 क्लॉज 2 सबसेक्शन फर्स्ट। तो इसमें क्या होता है ना, हस्बैंड के पास दूसरी वाइफ जिंदा होती, मतलब शादी हुई, उसने धोखे शादी तो कर ली बट ऑलरेडी उसकी एक वाइफ प्रेजेंट थी। तो अगर शादी के टाइम हस्बैंड की पहली वाइफ अभी तक जिंदा है तो बाइगैमी का केस होगा। इस ग्राउंड पे केवल वाइफ को ही डाइवोर्स मिलता है। सेकेंड हमारा होता है कि हस्बैंड ने वाइफ के खिलाफ आरसीआर का डिग्री लिया और 1 साल तक प्रोहिबिशन नहीं किया, मतलब कोर्ट से अगर हस्बैंड ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट आरसीआर, जो कि हमारा सेक्शन 9 बात करता है आरसीआर को लेके, और उसको मतलब कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आपको 1 साल मतलब वाइफ के साथ अपने रहना है, पर 1 साल नहीं रहता है, तो वाइफ इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकती है। हमारा नेक्स्ट है हस्बैंड कुछ सीरियस ऑफेंसेस के लिए गिल्टी पाया गया, लाइक सब बहुत सारे ग्रेव ऑफेंसेस लाइक बेस्टैलिटी, सेक्स विथ एनिमल्स, सोडोमी एंड एडल्ट्री, रेप। इन सब ग्राउंड पे वाइफ क्या कर सकती है, सेक्सुअल क्राइम्स के लिए डाइवोर्स फाइल कर सकती है। वाइफ थी माइनर अंडर 15 ईयर्स एट द टाइम ऑफ द मैरिज, 18 के बाद अगर उसने मैरिज रिजेक्ट कर दी तो भी वैलिड ग्राउंड माना जाएगा डाइवोर्स के लिए। तो इन सब रीज़न पे वाइफ क्या कर सकती है, डाइवोर्स ले सकती है, जो कि सिर्फ वाइफ को ग्रांटेड है। 13 क्लॉज 1 कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे बात करता है डाइवोर्स के लिए। तो इन सब पे दोनों पार्टीज डाइवोर्स ले सकती हैं। द पार्टी ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ जुडिशियल सेपरेशन इंस्टेड ऑफ डाइवोर्स। अगर कोई पर्सन चाहता है वो डाइवोर्स नहीं लेना चाहता है, मतलब वो एक बार ट्राई करना चाहता है इस बॉन्ड को दोबारा बनाने के लिए, तो कोर्ट एक और मौका देती है इस बॉन्ड को बनाने के लिए बाई डाइवोर्स ना दे के वो क्या करती है, वो पार्टीज़ को क्या ग्रांट करती है, जुडिशियल सेपरेशन, दोनों को अलग रख दिया जाता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आफ्टर दैट दे कैन रिकन्सिलिएट और आस्क फॉर अ अपील फॉर अ डाइवोर्स, दे बोथ हैव अ चॉइस।